हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि बीपीएससी, टीआरई, एएडीओ और रेलवे। ठीक है, और बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे विवरण को देखते हैं, अब इसी समाधान को। औरंगजेब को उसके सरल जीवन और इस्लामी कानून के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। वह शाही खजाने का पैसा अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके अपना खर्च चलाता था, इसीलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके सही आंसर होंगे महाराष्ट्र। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन पे भी देखिए, बिना टाइम गवाए हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। महाराष्ट्र। अब इसके विस्तृत समाधान को देखिए, सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, सह्याद्री श्रेणी का, सतमाला पहाड़ी जो है सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। यह पहाड़ियां अपनी विशिष्ट विशाल चट्टानों और कई प्राचीन पहाड़ी किलों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, विटामिन डी को ना कैल्सिफेरॉल है ना, विटामिन डी का दो पार्ट होता है, D2 और D3। ठीक है, तो D2 जो होता है वो उसे ही हम लोग विटामिन D2 को कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। चलिए इसके हम लोग विवरण को अच्छे से देख लें, इसके विवरण को अच्छे से पढ़िए। कहता है क्या, विटामिन डी के दो मुख्य रूप होते हैं, D2 जिसे एग्रोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, जो पौधों और कवक में पाया जाता है। ठीक है, D3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, एग्रोकैल्सिफेरॉल D2 को बोलते हैं और D3 को क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल। नहीं, जो धूप के संपर्क में आने पर मानव त्वचा द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। तो D2 का नाम है एग्रोकैल्सिफेरॉल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला थी, परंतु अगर भारतीय महिला की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू होगी। चलिए ठीक है, अब हम उसके विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, उन्हें कोकिला, भारत कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू को। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की कोकिला किसे हम लोग कहते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसके मुड़ने की घटना को क्या कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी पढ़े होंगे, इसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो प्रकाश मुड़ जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपवर्तन। चलिए अब इसकी हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक घनत्व वाले माध्यम से दूसरे घनत्व में जाता है। ठीक है, दूसरे घनत्व वाले माध्यम में जाता है, जिससे उसकी गति बदल जाती है और वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये सब जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए इसके हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं। 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान किए गए इस संशोधन ने भारत की सामाजिक कल्याण और धार्मिक तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए ये तीन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध है बहुत फेमस युद्ध है, ये लड़ा गया 1764 में। चलिए अब हम लोग इसे व्याख्या को पढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और मीर कासिम बंगाल के नवाब सिराजदौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरफ 3 लोग थे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है ना, जिसका नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो, और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ते हैं। ओजोन परत, जिसका केमिकल साइंटिफिक नेम है O3 है ना, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में स्थित है। ठीक है, समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है हमारा ओजोन लेयर है ना, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है ना, विद्युत प्रतिरोध की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, ओम। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओम। V = IR, ओम्स के नियम है, बहुत ही फेमस फार्मूला है V = IR।
चलिए अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, अब हम लोग इसकी व्याख्या को देख ले। कोसी नदी अपने बार बार मार्ग बदलने और मानसून के दौरान आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है। उसे उत्तर बिहार में जान माल का भारी नुकसान होता है, इसीलिए इसे है ना क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए अब इसका हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। WTO की स्थापना वर्ल्ड ट्रेड है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और ये देशों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों का संचालन करता है। चलिए अगला प्रश्न, किस खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को पढ़िए। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में एक ईश्वरवाद का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। बाद में यही ब्रह्मा समाज में विकसित हुआ। अगला प्रश्न, इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, वेनस को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए। सूर्य को पृथ्वी के समान आकार, द्रव्यमान और सूर्य से निकटता के कारण पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसका वायुमंडल बहुत घना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की में कमी, है ना, ग्रीन हाउस गैसों में कमी, इसी से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को प्रतिबद्ध करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से वंचित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार? भाग 3। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो रिलीज होता है, जिससे केक जो होते हैं फ्लफी बनते हैं, है ना। बेकिंग सोडा ऐसे लेवनिंग एजेंट है या किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो CO2 गैस होता है, इससे आटा फूल जाता है। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक की लेख किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इंडिका मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अनुकूल जलवायु, भारी वर्षा के कारण पश्चिम बंगाल भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक रहा है। अगला प्रश्न, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़िए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक तोड़ने के लिए 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च शुरू किया था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो है तनाव या खतरे के दौरान अधिवृक्क ग्रंथियों को द्वारा स्रावित होता है। यह हृदय गति बढ़ाकर शरीर को लड़ो और भागो की स्थिति के लिए तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून 1985 में 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई यह अनुसूची सांसदों विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल रहे। श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वो अंग्रेज थे, है ना, और श्री राजगोपाल क्या थे? हमारे भारतीय थे, पहले भारतीय। चलिए अगला प्रश्न, पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण। ठीक है, पीला बुखार एक वायरल बीमारी है, एडिस इजिप्टी मच्छर इसका प्राथमिक वाहक है, जो डेंगू भी फैलाता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में लेसिस फेयर का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ होता है राज का कोई हस्तक्षेप न होना। ठीक है, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।